हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25NJ के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं संसद की संरचना एवं इसकी गठन की। तो चलिए शुरू करते हैं। जिक्र करेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 की, जो बताता है कि हमारे यहाँ संसद की संरचना कैसे रहेगी। आर्टिकल 79 के बेस्ड पर हमारे यहाँ संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल रहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड लास्ट वन इट इज़ दैट व्हाट प्रेसिडेंट। ये तीन लोग जो है हमारे यहाँ संसद में शामिल रहते हैं। इनकी संरचना एवं सीटों का क्लासिफिकेशन किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर हो सकते हैं वो हैं 250 का, यानी कि 250 मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। इन 250 का बंटवारा कैसे होता है? हाँ, आपके मन में एक और क्वेश्चन उठता होगा कि राज्यसभा में करंट टाइम पे ये सदस्य संख्या तो 245 का है, ये सीटों की संख्या 245 का है, तो ये 250 कैसे? ये 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन करंट टाइम पे केवल 245 में ही सीटों का बंटवारा किया जाता है। इन सीटों का क्लासिफिकेशन 245 के हिसाब से किया जाता है। इसी तरीके से लोकसभा में है, लेकिन सबसे पहले राज्यसभा को समझ लेते हैं, उसके बाद लोकसभा को समझ लेंगे। राज्यसभा में इन सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 का हो सकता है। उसमें से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो आप 250 में से यदि 12 सदस्य कम कर देंगे, क्योंकि ये सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य कम कर देंगे तो आपके पास ये आंकड़ा 238 का बचता है। तो 238 में से 4 सदस्य जो है 238 में से 234 सदस्यों का निर्वाचन होता है, जो कि राज्य के बेसिस पर चुन करके आते हैं। राज्यों से 234 सदस्य लिए जाते हैं। बची ये 4 का आंकड़ा, तो 234 में से 4 जो है ये सदस्य संख्या आप केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि 250 मैक्सिमम सदस्य संख्या होती है राज्यसभा में, उसमें से 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब ये 250 में से 12 सदस्य आप कम कर दोगे तो हमारे पास 238 सदस्य संख्या का आंकड़ा बचेगा। उसमें से 234 जो है यानी कि 234 सदस्य जो हैं राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं, और 4 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आते हैं। उसमें से दिल्ली से 3 और 1 पांडुचेरी से निर्वाचित होकर के आते हैं, तो ये 4 भी पूरा फुलफिल हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ करंट में, हमारे यहाँ वर्तमान में राज्यसभा की ये सदस्य संख्या हमारे यहाँ है 245। इस 245 में से 12 सदस्य मनोनीत होकर के आते हैं। 12 सदस्य यानी 245 में आप 12 माइनस कर दोगे तो हमारे पास 233 का आंकड़ा बचता है। 233 में से 229 सदस्य जो है राज्यों से चुन करके आते हैं लोकसभा राज्यसभा में सदस्य बतौर, और 4 यहाँ फिर से एक बार फिर यहाँ 4 सदस्य जो है कहाँ से चुन करके आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, जिसमें से दिल्ली से 3 और 1 पांडुचेरी से होते हैं, या अन्य स्टेट से, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 की धारा 3 के अंतर्गत कहता है, राज्यसभा के बारे में बताया है कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये 12 सदस्य जो है साहित्य से, कला से, विज्ञान से एवं समाज क्षेत्र के सेवा क्षेत्र से ये 12 सदस्य होते हैं। ये 12 सदस्य में से 3 सदस्य विज्ञान के क्षेत्र से, 3 सदस्य साहित्य के क्षेत्र से, 3 सदस्य जो है कला के क्षेत्र से, और 3 सदस्य समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं। लेकिन संविधान में ये इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ये ऐसा भी हो सकता है कि 12 के 12 पूरा सदस्य कहाँ से हों? साहित्य से हों। आपको पता है कि जब मोदी सरकार की फर्स्ट टाइम पीरियड चल रहे थे 2014 से लेकर के 2019 तक का, तो 2014 से 2019 तक में राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम, ये दोनों राज्यसभा के सदस्य थे, और ये दोनों ही खेल के क्षेत्र से। तो आप बोलोगे कि आप इस बात का तो जिक्र किए ही नहीं हो कि खेल के क्षेत्र से भी यहाँ लोग होते हैं। ऐसा नहीं है, खेल भी एक तरीके की कला है, तो ये कला के क्षेत्र से राज्यसभा में मेंबर बतौर थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा की संख्या। लोकसभा में भी इसी बात का उल्लेख किया गया है। लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 552 की होती है, लेकिन हमारे यहाँ 545 पर ही
निर्वाचन होता है। कैसे? ये मैक्सिमम सदस्य संख्या 552 में, उसमें से 552 में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 530 सदस्यों का निर्वाचन होता है जो कि अलग अलग राज्यों से लिए जाते हैं, और उसके बाद 20 सदस्य ऐसे होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं। तो यानी कि 530 प्लस 20 सदस्य जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, तथा 2 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये पूरा टोटल आंकड़ा 552 का ही करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर ये 552 का होता है। आप यहाँ एक बार फिर से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 545 पर ही निर्वाचन ये क्यों की जाती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर लोकसभा में 552 का होता है, उसमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 2 सदस्य मनोनीत किए गए तो अब ये आंकड़ा बचा 550 का। 550 में से 530 सीटों पर जो है राज्यों से सांसद चुन के आते हैं और उन 530 के सीटों को फुलफिल करते हैं, और 20 सदस्यों जो है वह केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं। यदि हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा की तब, लेकिन करंट टाइम पे देखी जाए तो लोकसभा में यही सदस्य संख्या 552 ना हो करके ये है 545 का। 545 में आप 2 सदस्य मनोनीत करेंगे, यानी कि 543 का आंकड़ा बचा, और 543 में से 530 सदस्य जो है राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं, यानी कि स्टेटों से जो निर्वाचन किए जाते हैं वह 530 सीटों पर होता है, और 13 सदस्य जो है वह केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी से लिए जाते हैं, जिसमें से 7 सदस्य दिल्ली से और 6 सदस्य जो है अन्य केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा मेंबर बतौर चुने जाते हैं। जो 2 सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ये दोनों ही एंग्लो इंडियन होते हैं। इसके बारे में हमने पहले जिक्र किया था कि एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन ऐसे लोग होते हैं जिनके दादा अंग्रेज रहे हों और उनकी माँ हिंदुस्तानी रही हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि उनसे उत्पन्न संतान एंग्लो इंडियन ही होंगे। लेकिन ये निर्वाचन या यह मनोनीत तब रुक जाता है जब कोई एंग्लो इंडियन निर्वाचित होकर के सांसद में या लोकसभा में आए तब। लेकिन अभी तक एक भी एंग्लो इंडियन लोकसभा में निर्वाचित होकर के नहीं आया है। जिक्र करते हैं आर्टिकल 81 की। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना के बारे में उल्लेख करता है। आर्टिकल 81 कहता है कि इन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 331 के आधार पर यदि हम बात करें तो ये सदस्य संख्या मैक्सिमम 552 का होता है। उसमें से 530 जो है राज्यों से चुनकर आएंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आएंगे, और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और अन्य। लेकिन अक्सर ये बात क्वेश्चन में उठती रहती है कि जब हमारे यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन लोकसभा 552 है तो 545 पर ही चुनाव पद्धति लागू क्यों किए जाते हैं? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो 545 में 7 और जोड़ दीजिए तो 552 होता है, आपको पता है। तो ये 7 सदस्य जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी वजह से ये लोकसभा के 7 सीटें जो है इन पर निर्वाचन नहीं होता, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एरिया है और ये आज पाकिस्तान के कब्जे में है, इस वजह से। और 545 में किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया गया इसको हमने थोड़ी देर पहले ही समझा है। MHRD मानव संसाधन मंत्रालय, इसमें एक संगठन को CSTT ये वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग है, और यह सारी किताबों का जो टेक्निकल शब्द हैं उनका शब्दावली बताता है, उसको हिंदी में बताने का काम करता है ये संस्थान। उसी आयोग द्वारा 3 साल पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड का हिंदी नाम अग्रता ही विजेता दिया गया था। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव इसी विधि द्वारा किया जाता है। कई बार इसे लोगों का सदन, भावनाओं का सदन, निम्न सदन आदि कहे जाते हैं। लोगों की सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुन करके आते हैं। राज्यसभा में का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल ये वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे। इस चुनाव को आम चुनाव भी कहा जाता है क्योंकि आम जनता भाग लेती है इसमें। भारत में पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 में हुआ था। फरवरी 1952 के बीच, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ था। अब तक भारत में 16 आम चुनाव हो चुके हैं
और 16 नहीं 17 आम चुनाव हो चुके हैं और वर्तमान में हमारे यहाँ आम चुनाव में मोदी की सरकार चल रही है। भावनाओं का सदन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि लोगों की भावनाओं इस सदन में दिखाई देता है, इस कारण से भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। हमारी पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। जिक्र आता है 61वां संविधान संशोधन द्वारा हमने वयस्क की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी थी। क्या बोल रहे हैं? पहले 61वां संविधान संशोधन से पहले हमारे यहाँ मत देने का अधिकार 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को था, लेकिन जैसे ही 61वां संविधान संशोधन किया गया तब इसमें हमने 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष मताधिकार कर दिए। हमारा पहली लोकसभा कब गठित होती है? 17 अप्रैल 1952 को, जबकि 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई। लोकसभा का जनक सी.वी. मावलकर को कहा जाता है। गणेश वासुदेव को संसद का जनक भी कहा जाता है। लोकसभा का जनक जी.वी. मावलकर को कहा जाता है, लेकिन गणेश वासुदेव को संसद का जनक कहा जाता है और ये लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। और जब अध्यक्षता की बात आई तो हमने इन्हीं को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष भी बनाया। प्रोटेम स्पीकर के काम क्या होते हैं? इनको क्यों नियुक्त किए जाते हैं? प्रोटेम स्पीकर के दो काम होते हैं मेनतः। एक तो लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना और दूसरा काम है लोकसभा का तब तक अध्यक्षता करना जब तक लोकसभा में नए अध्यक्ष पदभार नहीं संभाल लेता। और हमारे यहाँ 16वें नंबर के प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ, मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। ये लोकसभा के सबसे सीनियर मेंबर होने के कारण इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 16वें लोकसभा के। ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। बाद में यह प्रस्ताव रद्द कर दी गई थी, बात नहीं है। जी.वी. मावलकर और जी.एम.सी. बालयोगी, ये दोनों व्यक्ति जब लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे थे तब इनकी पदावधि के अंदर ही मृत्यु हो गई थी। प्रथम लोकसभा चुनाव में उस समय 489 सदस्यों के लिए चुनाव हुई थी। उसमें से 364 सीट कांग्रेस को मिला था और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। दूसरी पार्टी भाजपा, जिसको 16वां स्थान प्राप्त हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर प्लस डॉक्टर कृपलानी दोनों प्रथम लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। जिक्र करते हैं आर्टिकल 75 की धारा 3 की। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही सरकार बनाता है। इन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 118 की धारा 4 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। किस स्थिति में बुलाया जाएगा? जब लोकसभा में बिल पारित कर दिया है लेकिन राज्यसभा ने अभी तक नहीं किया है। लोकसभा में पारित हो गए, राज्यसभा 6 महीने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। संयुक्त अधिवेशन के बाद बिल पारित करने की प्रक्रिया कैसी होगी? संयुक्त अधिवेशन इसी स्थिति में बुलाई जाती है। दो ही स्थिति हैं, लोकसभा में बिल पारित हो गया हो, राज्यसभा में ना हुआ हो। लोकसभा पारित कर दिया और राज्यसभा में 6 महीने से कोई प्रतिक्रिया ना आ रही हो। ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन के बाद बिल पारित करने की क्या प्रक्रिया होती है, इसका उल्लेख भी आर्टिकल 108 में और में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 109 की। धन विधेयक राज्यसभा में पहले नहीं रखा जाएगा। क्यों? मतलब पहले लोकसभा में रखा जाता है, धन विधेयक राज्यसभा में पहले नहीं रखा जाएगा बोल रहा है इन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 109। इसका मतलब सीधा से है कि भाई लोकसभा में रखी जाएंगी। क्यों रखी जाएंगी? जनता का पैसा कैसे खर्च करना है, इसलिए सबसे पहले जनता के सभा में ही इसको रखा जाता है धन विधेयक को। संविधान की व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। बात करते हैं आर्टिकल 110 की। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक को न्यायालय में चुनौती की जा सकती है। इसका एक एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है। 2017 आधार को कांग्रेस ने कोर्ट में चैलेंज किया था। सुमित्रा महाजन जी उस समय अध्यक्षता कर रही थी।
इसके संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। और बात करते हैं कि धन विधेयक को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। 2017 में आधार के मामले कांग्रेस ने कोर्ट को इस विषय में चुनौती दिया था, याद है आपको, चैलेंज किए थे। बात करते हैं लोकसभा मेंबर के कार्यकाल कैसे होंगे। तो इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। बात करते हैं लोकसभा मेंबरों की योग्यता कैसे रहेगी। भारत का नागरिक होनी चाहिए, 25 वर्ष से अधिक की उम्र हो, बाकी योग्यता का निर्धारण संसद तय करेगी। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि लोकसभा में ये 550 का आंकड़ा कैसे आता है, जबकि एक्चुअली नंबर इसका करंट टाइम पे 545 ही है और 2 सदस्यों को निकाल दिया जाए तो 543 जो है सदस्य जो है अलग अलग राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आते हैं। तो ये 7 सदस्यों का आंकड़ा जो मैक्सिमम हो सकते हैं 552 का, तो और 545 में निर्वाचन पद्धति लागू होती है। तो इसी वजह से जो 7 सदस्य हैं, यह 7 सदस्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है। इसी वजह से अब वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और यही एकमात्र वजह है कि हम करंट टाइम पे लोकसभा में 545 यानी 2 सदस्य निकाल दिए जाएं तो 543 सदस्य ही राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं। अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं कि ये कितनी होंगी, तथा राज्यसभा की सीटें भी निर्धारित की गई हैं कि कितने होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 तथा राज्यसभा की 11 सीटें निर्धारित की गई हैं। लोकसभा के मेंबरों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, लेकिन यदि हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती। इनका चुनाव संबंधित राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य इनका चुनाव करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। किनका? राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव। लेकिन लोकसभा के मेंबरों का चुनाव में जनता जो है डायरेक्ट संसद को मत देते हैं। लोकसभा में किसकी सरकार बैठेगी इसका निर्धारण तब हम डिसाइड कर पाते हैं जब 545 सदस्यों में से ये 545 सदस्य अलग अलग राज्यों से 543 सदस्य जो हैं ये हर एक राज्य में इनकी निश्चित संख्या है। यदि सब टोटल जोड़ा जाए तो ये 543 होती हैं। अब यदि बात करें जिस भी पार्टी के पास 273 यानी कि 273 सीटें जो भी पार्टी हासिल कर लेता है उसी की सरकार केंद्र पर बैठती है। यानी कि जिनकी सांसद सबसे ज़्यादा हैं वह पार्टी जिसकी संसद लोकसभा में सबसे ज़्यादा, जब लोकसभा चुनाव हो रहा होता है तब अलग अलग पार्टी जो है अपनी उम्मीदवार या प्रत्याशी अलग अलग राज्यों में खड़े करते हैं। उन प्रत्याशी यदि उस क्षेत्र से जीत हासिल कर लेते हैं तो वह लोकसभा के सीटों में काउंटिंग हो जाते हैं। यानी कि सपोज आप मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव यानी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए 3 पार्टियों ने फॉर्म अप्लाई किए। ये पार्टियां थी बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। ये 3 पार्टियां सपोज मान लीजिए प्रधानमंत्री चुनाव के लिए ये 3 पार्टियां सामने आई। ये तीनों पार्टियां जो हैं हर एक राज्य में, भारत के हर एक राज्य में जितने भी लोकसभा सीटें होती हैं वहाँ ये अलग अलग प्रत्याशी के बतौर सूची फॉर्म भरेंगे और खड़े होंगे प्रधानमंत्री सांसद पद हेतु। जैसे उसमें से हर एक वोट 543 में से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को 543 में से 543 वोटिंग या सीट मिल जाए या 543 सदस्य कोई पर्टिकुलर पार्टी से ही निर्वाचित होकर के लोकसभा में आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये 543 का सीट जो है हर एक पार्टी में एक तरीके से डिवाइड हो जाता है। जैसे आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 है, उसमें से आप मान लीजिए कि 20 सीटें जो हैं बीजेपी को मिली और 29 सीटें पूरी के पूरी कांग्रेस को चली गई। तो यहाँ एक भी सदस्य ऐसा नहीं रहा जो तृणमूल कांग्रेस, एक भी सीट ऐसा खाली नहीं रहा जो तृणमूल कांग्रेस को जाती। लोकसभा में जैसे ही
ये निर्धारण किया जाता है जब चुनाव नतीजे आते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, तब वह यही बताते हैं कि कौन सी पार्टी ने 543 में से कितने सीटें हासिल किए। और जो भी पार्टी 273 यानी 273 के आंकड़ा को पार कर जाता है उसी की सरकार केंद्र पर बैठती है। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने 573 के आंकड़े को इन्होंने पार कर लिया था, इसी वजह से ये अभी केंद्र पर प्रधानमंत्री के बतौर वहाँ बैठे हैं, ये केंद्र शासन चला रहे हैं। और आपको ये भी बता दिया गया है कि राज्यसभा में मतदान कैसे होते हैं, और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो राज्यसभा में 245 मेंबर है, उसमें से 12 सदस्य जो है क्या हो जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। लोकसभा में जब कभी भी कोई मंत्री अच्छा काम करता है तो उसके लिए संपूर्ण पार्टी उत्तरदायी होती है, लेकिन लोकसभा में यदि जिसकी सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री यदि अपना त्यागपत्र दे दे तो पूरी लोकसभा के सारे मेंबरों का जो कि उस पार्टी से बिलोंग करते हैं सारे का त्यागपत्र मान लिया जाता है और सरकार बर्खास्त हो जाती है, लोकसभा भंग कर दी जाती है। राज्यसभा में जैसे ही सीट कम पड़ते हैं, जिस राज्य के सीट नहीं लिए गए हैं उस राज्य के लिए मतदान करा दिए जाते हैं। समझते हैं और अन्य तथ्यों को। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन उस राज्य एवं संघ राज्य संघों के या क्षेत्रों के जनसंख्या पर निर्भर करता है। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी राज्यसभा में उस राज्य के सबसे ज़्यादा मेंबर चुनकर आएंगे, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहाँ से राज्यसभा के मेंबर बतौर संख्या कम आएंगे। साथ ही यही प्रक्रिया केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होता है। यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लें तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा राज्यसभा में मेंबर चुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता था कि यदि राज्यसभा में आपको निर्वाचित होना है, सदस्य बतौर आना है निर्वाचन विधि के द्वारा आ करके, तो आपको जिस राज्य से आप राज्यसभा में आना चाहते हैं उस राज्य का आपको मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन वर्ष 2003 में यह व्यवस्था की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब ये बोला गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस राज्य से आप राज्यसभा क्षेत्र में राज्यसभा में सदस्य बतौर जाना चाहते हैं तो उस राज्य का आप मूल निवासी हो। साथ ही 2003 के संविधान संशोधन में इस बात को भी जिक्र किया गया। पहले 2003 से पहले जो है गुप्त मतदान द्वारा राज्यसभा के मेंबर चुने जाते थे, लेकिन संशोधन के बाद 2003 के बाद गुप्त मतदान की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और अब ये खुले मतदान के द्वारा सदस्य जो हैं राज्यसभा में आते हैं। जो 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर इन लोगों को चुनते हैं। और ये लोग होते हैं समाज सेवा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और विज्ञान के क्षेत्र से। क्या मतलब है? मतलब कि जो व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र पर विद्वानीपन हो, कला के क्षेत्र पर प्रखर विद्वान हो, विज्ञान के क्षेत्र पर प्रखर विद्वान हो एवं सेवा क्षेत्र के क्षेत्र पर प्रखर विद्वान हो। इनका जिक्र बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया है कि इनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरे 12 के 12 सदस्य साहित्य से हों, और ये इस तरीके से भी हो सकता है कि 3 सदस्य साहित्य से, 3 सदस्य कला से, 3 सदस्य विज्ञान के क्षेत्र से और 3 सदस्य सेवा क्षेत्र की ओर से हों। और समझते हैं अन्य तथ्यों को। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और ये पूरे 12 के 12 मनोनीत सदस्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझें तो सचिन तेंदुलकर को अप्रैल 2012 में मनोनीत किया गया था राज्यसभा के मेंबर बतौर। राष्ट्रपति हर एक्शन को न्यायपालिका में चुनौती किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य टोटल सदस्य में से 1/3 सदस्य संख्या हर 2 साल में अवकाश ग्रहण कर लेंगे। यह संविधान में यह बात लिखा हुआ नहीं है, ये हमने निकाला है और यह यानी कि
राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 सालों का होता है। और समझते हैं और अन्य तथ्यों को जो कि राज्यसभा से ही संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इस कारण राज्यसभा को राज्यों की सभा भी कही जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्यसभा के मेंबर का चुनाव उस संबंधित राज्य, मतलब जिस राज्य में राज्यसभा के मेंबर की संख्या कम हो रही है, सीटें कम हो रही हैं, उस राज्य का विधानसभा चुनता है। इसी वजह से इसे राज्यों की सभा भी कही जाती है। बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 230, लोकसभा की 29 सदस्य लोकसभा के नियुक्त किए जाते हैं मध्य प्रदेश से, तथा राज्यसभा में 11 सदस्य या 11 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सदस्य मध्य प्रदेश से चुने जाते हैं। राज्यसभा की व्यवस्था हमने इसलिए की क्योंकि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। एक तरीके से हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझ लें कि राज्यसभा में एक राज्य के सारे राज्यसभा मेंबर को एक साथ सदस्य बतौर नहीं लिए जाते। कैसे? उदाहरण के लिए समझ लीजिए, राजस्थान में यह राज्यसभा के सीटें 10 हैं, तो 3 सदस्य 2018 में लिए गए थे, 3 सदस्य 2020 में लिए जाएंगे और 4 सदस्य 2022 में लिए जाएंगे। तो 3 + 3 + 4 इनका टोटल योग 10 सदस्य होते हैं। तो बारी बारी से राज्यसभा में इस तरीके से सदस्य चुने जाते हैं, सीटों को भरा जाता है। बात करते हैं राज्यसभा के मेंबरों का मतदान की। गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती थी, जिससे भ्रष्टाचार होने के खतरे ज़्यादा रहते थे पहले। इसी वजह से हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो नियम चल रहा था उसको हमने वर्ष 2003 में बदला और अब हम राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव खुला मतदान व्यवस्था से करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कौन सा विधायक किसको मत दे रहा है। राज्यसभा 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ तथा 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक बुलाई गई। राज्यसभा को परमानेंट हाउस या उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, यह हमेशा रहती हैं। यहाँ हर एक साल 1/3 सदस्य जो है हर एक 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है का पद ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा को परमानेंट हाउस या उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, या यूँ कहें तो भंग की ही नहीं जा सकती। इसके मेंबर का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है के कार्य अवधि समाप्त हो जाती है और उतने ही सदस्य चुन लिए जाते हैं। या यूँ कहें तो हर 1 साल राज्यसभा के मेंबर का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा। यहाँ हम राज्यसभा के मेंबरों के चुनाव प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए जिसमें लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है तथा राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव पद्धति या प्रक्रिया कैसी है, इसको हम देखेंगे। उसमें राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सभा कहा जाता है। इसकी भी वजह यही है, हर 2 साल में आपको पता है कि 1/3 बहुमत 1/3 जो सदस्य हैं वह लीव ले चुके होते हैं राज्यसभा से, और जैसे ही पद खाली होता है वैसे ही उतने ही सदस्य भर लिए जाते हैं उस साल। इसी कारण से निरंतर चलने वाली सभा कहा जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के विशेष प्रावधान की। क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह एकमात्र सदस्य होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि इसमें राज्यसभा का अध्यक्ष ही राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। बात करते हैं निर्णायक मत की। लोकसभा एवं राज्यसभा के मत जब कभी भी बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पारित की जाती हैं। जिक्र करते हैं आर्टिकल 249 की। यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले के 2/3 से बहुमत से राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए पहल कर सकता है। यह अधिकार संसद को प्राप्त हो सकता है। इसकी इस प्रकार का कानून 1 साल के लिए लागू होती हैं। बात करते हैं आर्टिकल 312 की। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा में
1966 में बनी नई अखिल भारतीय सेवा की गठन की गई थी हेतु प्रस्ताव रख सकती हैं। अभी ये अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवा शामिल हैं। इन सेवा में शामिल हैं IAS, IPS और IFS। राज्यसभा के गठन में भी आर्टिकल 249 लागू होता है प्रस्ताव पारित करने के लिए। बात करते हैं आर्टिकल 309, आर्टिकल 310 एवं आर्टिकल 311 की। ये तीनों ही आर्टिकल अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 309 की। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करता है। इसमें IAS, IPS और IFS सेवा अखिल भारतीय सेवा में शामिल रहते हैं। आर्टिकल 310 कहता है कि इन अधिकारियों को प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। आर्टिकल 311 कहता है कि इन अधिकारियों को राष्ट्रपति के अधीनस्थ के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ये तीनों आर्टिकल अखिल भारतीय सेवा के संरक्षण प्रदान करते हैं। राज्य इस सेवा पर थोड़ी नाराज रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका इस सेवा में कोई नियंत्रण नहीं है, या कहें तो नियंत्रण या पकड़ कम है। इसी वजह से मिलते हैं माय फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लोकसभा के मेंबरों की चुनाव प्रक्रिया एवं राज्यसभा के मेंबरों की चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे चुने जाते हैं, इसके बारे में। तब तक आप सब अपने ख्याल रखिए, आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।